वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए आप लोगों के आज? कॉस्ट, कॉस्ट एएस है ना, लॉ भी हो गया, वेरी गुड, और खाना भी हो गया। हम लोगों को ऑनलाइन, आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे, बट विल रिवाइज फर्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे, देन विल मूव फॉरवर्ड। दो टाइप के लॉ थे, मैं फटाफट बोल देता हूँ क्योंकि कोई ऐसी मतलब बेसिक बात थी कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मर्केंट सिविल लॉ में भी मर्केंटाइल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रेवेन्यू लॉस, उसमें भी डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, लाइबिलिटी बर्डन एक ही पर्सन पे तो डायरेक्ट टैक्स लॉस, अलग अलग पर्सन पे तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। लॉ बनाने का पावर कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो काम दे रखा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो बॉडी बना रखी है। सीबीडीटी और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस में 6 मेंबर्स है और एक क्या है, 6 पर्सन है। इनने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ओवर दी कंट्री स्प्रेडेड है। एंड जो डिपार्टमेंट है उसमें ऑफिसर्स की आर्मी होती है, उसमें सबसे जो चीफ रैंक का ऑफिसर होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड जो होता है वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन देयर इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन उसके बाद था एडिशनल कमिश्नर, देन देयर वाज जॉइंट कमिश्नर, देन देयर वाज असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर्स। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है असेसमेंट में, तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जिस चेकिंग को, बेसिकली रिटर्न्स की चेकिंग को क्या कहते हैं? असेसमेंट। जो चेकिंग कर रहा है वो असेसिंग ऑफिसर, और जिसकी चेकिंग हो रही वो असेसी, वो क्या कहलाता है? आपका असेसी। फिर आप अगर असेसमेंट से खुश नहीं हैं तो आप अपील्स फाइल कर सकते हैं। पहली अपील सीआईटी अपील, दूसरी अपील आईटीएटी, तीसरी अपील्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने देखा था कि हमें पढ़ना क्या है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार ये चीज आप नोट डाउन करते जाइएगा, सारी चीजें क्लास में हम कॉपी मेंटेन करेंगे, नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, मॉड्यूल आपके पास रहेगा। मॉड्यूल की सारी चीजें आपको कॉपी में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में मैं लिखवा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस कॉपी में प्रैक्टिसेस रहेंगे, तो आपको जैसे क्या होता है मॉड्यूल में तो सेक्शन दे दिया, फिर क्वेश्चन कहीं और दे रखे। हम तो क्या करेंगे, जो सेक्शन पढ़ा, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके नीचे ही हम सॉल्व करेंगे। होमवर्क कॉपी आप चाहो तो सेम मेंटेन कर सकते हो, चाहो तो अलग मेंटेन कर सकते हो, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। होमवर्क कॉपी आप चाहो तो अलग भी रख सकते हैं। हमें जो पढ़ना है मैं अपना कंटेंट बता देता हूँ बेटा। हमें तो हमारा जो ग्रंथ पढ़ना है वो पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ज्यादा सेक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया था, है ना। हमें क्या करना है, जो इनकम टैक्स में सेक्शन है वो कितने हैं? 298। तो सर हमें कितने पढ़ने होंगे? हमें 100 120 एग्जैक्टली अगर नहीं पता मुझे भी, बट कितना है, 100 120 के आसपास मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कवर करने हैं। देखो कोई भी एक्ट होता है ना, तो एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। ये जो सेक्शंस होते हैं ना एक्ट के अंदर, ये जैसे मॉड्यूल के अंदर भी जो चीज पढ़ानी होती है वो चैप्टर्स के फॉर्म में गिवन होती है, वैसे ही इनकम टैक्स में जो भी सेक्शंस है ना वो चैप्टर्स में गिवन है। एंड इनकम टैक्स वालों के हिसाब से जो ये 298 सेक्शन से डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स, मतलब ये सारे के सारे कहां पर गए हैं? 23 चैप्टर्स में। तो कोई आपसे पूछ ले, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग है ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ये कितने सेक्शंस है, तो आपको क्या सेक्शन के अंदर का मतलब पता होगा, लेकिन यू डोंट नो कि वो सेक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन। तो ऐसे देखा जाए तो 298 सेक्शंस है, और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। प्लस कुछ शेड्यूल्स भी आपको पढ़ने होते हैं, कुछ शेड्यूल्स भी पढ़ने होते हैं। और इनकम टैक्स के अंदर 14 शेड्यूल्स है।
शेड्यूल्स क्यों होते हैं, कोई बता सकता है एक्ट में कभी भी शेड्यूल क्यों होते हैं? व्हाई डू वी हैव शेड्यूल्स इन एनी एक्ट? नो आइडिया। मैं बता देता हूँ। शेड्यूल्स यूं होते हैं बिकॉज अगर मान लो कि कोई सेक्शन में किसी चीज का आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है, किसी चीज की क्या करनी है, सेक्शन में आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है, तो वो लिस्ट जो होती है, जैसे फॉलोइंग बिजनेसेस के ऊपर ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। तो वो जो लिस्ट है सेक्शन और जो बिजनेसेस की, तो वो बिजनेस की लिस्ट कहाँ मिल जाएगी आपको? शेड्यूल में मिल जाएगी। तो जब भी उन्हें कुछ लिस्टिंग वगैरह करनी होती है सेक्शन के साथ में, तो वो लोग क्या करते हैं, शेड्यूल का यूज करते हैं। टोटल 14 शेड्यूल है, सब कुछ हमारे इंटर लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता। एंड जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो साथ में उसके सेक्शंस के प्रोविजो भी पढ़ने होते हैं। प्रोविजो को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। हाँ, जैसे शेड्यूल, आपको शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन सी होगी, तो वो लिस्ट जो होती है बेसिकली, इसलिए वो शेड्यूल में वहां पे क्या करते हैं, ये कास्ट को क्या करेंगे, इस कैटेगरी में रखेंगे, ये वाली कास्ट को इस कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे वहां पर भी है तो यहाँ पर भी है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब क्या है, वो लिस्ट ऑफ बैंक जिनको क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया, शेड्यूल में लिखा गया है। सो तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 298 सेक्शंस है, दैट सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। एंड जो शेड्यूल्स है वो कितने हैं, 14 शेड्यूल्स है। एंड साथ में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, प्रोविजो, हाँ यस, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है साहब। एक चीज तो आपको ये देखनी है, जब भी हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो हमें साथ में इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने होंगे, कि देर आर सर्टेन रूल्स ऑल्सो। इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स क्या है, 1962। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? जैसे देखो क्या होता है, सारी चीजें सेक्शन में लिखी नहीं जा सकती, समझो आप। जैसे अगर सेक्शन में लिखा है इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, तो इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरना है, कौन से फॉर्म में भरना है, कौन से पर्सन को कौन सा फॉर्म क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उस फॉर्म के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है, एक एक फील्ड के अंदर क्या क्या डिटेल्स हमें डालनी पड़ेगी, कि भैया हाँ, यहाँ कहाँ पे आधार नंबर, ना कहाँ पे पैन नंबर, कहाँ पे कौन सी बिजनेस की डिटेल, कहाँ पे सैलरी की डिटेल्स, एक एक चीज को स्पेसिफाई। अब बताओ, सारी बातें एक्ट में डाल देंगे तो एक्ट क्या हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा। सेक्शन को स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए, सेक्शंस का स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स। सेक्शन का स्मूथ इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स। शेड्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं, अगर कोई लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है, आइटम्स के नंबर ऑफ आइटम्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, इसलिए क्या बनाए जाते हैं, शेड्यूल। इनकम टैक्स रूल्स 1962 है, वो हमें देखना पड़ेगा, ज्यादा रूल नहीं है, 2-2,500 रूल्स है इनकम टैक्स के अंदर। बट हमें सारे नहीं पढ़ने होते, ये तो अच्छी बात है, कुछ जो मॉड्यूल में दिए गए हैं जो बातें हैं वो हम बस वही करेंगे। नहीं तो मैं आपको, देखो मैं डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा क्या है, समंदर है। आप उसमें डूबने की कोशिश करेंगे तो डूबते ही जाएंगे, क्योंकि वो काफी वास्ट है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी एकदम स्मूथ है, मक्खन है, उसका रीजन ये है कि 2017 में आया, तो सरकार ने नया नया बनाया है, तो उसको बहुत सोच समझ कर क्या किया है, प्लान। जैसे आपने देखो कि पुराने घर कैसे भी बने होते हैं, कोई भी कहीं पे भी कमरा चालू हो जाता है, कहीं पे भी ड्राइंग रूम हो जाता है, कोई व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन नया घर बनता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी पुरानी प्रॉब्लम्स जो जो अपन ने घर में फेस करी है, उसको वापस नए घर में नहीं आने देते। तो जीएसटी में वो किया है, स्मूथ है। यहाँ पर क्या है कि 1961 से चला आ रहा है, सरकारें बदलती गई, अमेंडमेंट्स करते गए, कुछ लिखना भूल गए, एटीसी में कुछ लिखना भूल गए, एक सेक्शन है एटीसी, तो एटी ट्रिपल सी में लिख दिया, ट्रिपल सी में लिखना भूल गए तो एटीसीसीडी में लिख दिया, तो एटीसीसीडी में लिखना भूल गए तो एटीसीसीडी 2A कर दिया, ना 2B कर दिया। तो वो क्या करते गए, एड ऑन करते गए, सोच समझ के नहीं किया, धीरे धीरे टुकड़ों में ऐड किया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इनकम टैक्स रूल्स ये देखना होगा। फिर इन एक्ट है तो चेंजेस तो आते होंगे, अमेंडमेंट्स तो आते होंगे। एंड कोई भी अमेंडमेंट आया है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना, आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि भैया देशवासियों, सुनो 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 देशवासियों, अब हमारे सेक्शन में क्या हो चुका है, ये अमेंडमेंट हो चुका है, ये रूल में हमने क्या कर दिया है, कुछ अमेंडमेंट कर दिए हैं। तो अमेंडमेंट्स
आते हैं अमेंडमेंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, अमेंडमेंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है किसके थ्रू? नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? नोटिफिकेशंस भी पढ़ने पड़ते हैं। नोटिफिकेशंस भी, प्रोविजो बेटा बहुत सारे रहेंगे, अब एकदम मैं ऐसे गिनते नहीं बैठा हूं कि प्रोविजो कितने हैं, है ना, मैं लिटरली नहीं गिना। वो क्या होता है, वो तो ठीक है, बचपना हो गया कि अपन क्या करें, एक एक प्रोविजो गिने, बहुत सारे प्रोविजो है ऐसा। Sorry, notifications. So if somebody asks you what are notification, then what you will say? Amendments मत बोलना, उसको बोलना कम्युनिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स। क्या कहना उसको? कम्युनिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स। एंड पता है इनकम टैक्स में नोटिफिकेशंस कौन इशू करता है? सीबीडीटी। वो कल पढ़ा था ना अपन ने, वो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सीबीडीटी इशू करता है। ज्यादा नोटिफिकेशंस नहीं है आज तक, अगर इनकम टैक्स में देखेंगे ना तो 1,00,000-2,00,000 नोटिफिकेशंस हैं, बस बस 1,00,000-2,00,000। अब हमें तो है ना क्या करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स है उन पे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोकस। एंड जो काफी पुराने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सेक्शन के अंदर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको इतना लोड नहीं होगा कि हाँ ठीक है अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को सेक्शन का पार्ट मान के कहीं ना कहीं वहीं पर लिखवा दिया करूंगा मैं आपको, ठीक है। देन दोस्तों कुछ सर्कुलर करके चीज होती है, सर्कुलर्स करके चीज होती है, ये भी हमारे सब्जेक्ट में हमें देखना होता है। सर्कुलर, जनरली सर्कुलर जो है, जो जो नोटिफिकेशन होते हैं ना वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? और जो सर्कुलर होते हैं ना वो डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? डिपार्टमेंट से सीबीडीटी इशू करता है सर्कुलर अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने उनका रेगुलेशन प्रॉपर चलते रहे, उनकी वर्किंग क्या करते रहे, प्रॉपर चलते रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि यार पर्टिकुलर डे पे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। अब वो टाइम बारिश का टाइम है और वहां केरला में एकदम से पानी बहुत गिर गया, बाढ़ आ गई, तो वहां के लोगों के यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो सीबीडीटी क्या करेगा, एक सर्कुलर इशू करेगा अपने डिपार्टमेंट को कि जो व्यक्ति 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी आए तो भैया उसका रिटर्न क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो मतलब क्या होता है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सर्कुलर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस टू दी डिपार्टमेंट। तो कोई पूछे भैया सर्कुलर क्यों होता है, तो बोलना कि भैया वो हमारे लिए नहीं होता है, सर्कुलर किसके लिए होता है? डिपार्टमेंट। ये किसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है? गाइडेंस टू डिपार्टमेंट। गाइडेंस टू डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ, ये होता तो डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन अपने फायदे का सर्कुलर अपन भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये होता किसके लिए है? डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन अगर उसमें कोई अपने फायदे की चीज लिखी है, जैसे चलो रिटर्न और लेट तक क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, तो वो हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। तो जो सर्कुलर हमारे फायदे का होता है और हम फॉलो करते हैं, जो सर्कुलर हमारे फायदे का होता है और हम लोग फॉलो करते हैं, डिपार्टमेंट तो करेगा ही करेगा, वो तो उनका माई बाप है सीबीडीटी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको बेनावेलेंट सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनावेलेंट। क्या कहते हैं उसको? बेनावेलेंट सर्कुलर। जो सर्कुलर हमारे बेनिफिट का है वो हम क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। सो इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। साथ में क्या देखने होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, 14 शेड्यूल जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन है। बहुत सारे सेक्शंस के साथ क्या रहता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो भी देखना होता है। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट को हम करवाते हैं किसके थ्रू? रूल्स के थ्रू। सेक्शन को और डिटेल में एक्सप्लेन करना हो या और कुछ बातें लिखनी हो सेक्शन के अंदर, तो हम कहाँ लिख देते हैं, बेसिकली रूल्स में लिख देते हैं। तो 1962 रूल्स है। अमेंडमेंट को कम्युनिकेट करना हो तो हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं। नोटिफिकेशन सबको मानने होते हैं, हमको तो मानने हैं, डिपार्टमेंट को भी मानने हैं। सर्कुलर्स किसको मानने होते हैं? डिपार्टमेंट को ही मानने होते हैं। गाइडेंस टू डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं आपको एक और एक एग्जांपल दे सकता, अभी ये तो रिटर्न वाला एग्जांपल दिया आपको, एक और एक एग्जांपल है। जैसे मान लो कि मेरा घर कोई ऐसे एरिया में है जहां पर देवास वाले कमिश्नर का भी एरिया आ सकता है और इंदौर वाले कमिश्नर का भी क्या आ सकता है, एरिया।
अब दो कमिश्नर आपस में लड़ रहे हैं कि भैया इसको नोटिस तो मैं भेजूंगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से टैक्स कलेक्शन हो सकता है, तो डिपार्टमेंट में आपस में भी तो उनको क्या होता है, अपना परफॉर्मेंस शो करना होता है। तो भैया दोनों ऑफिसर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भैया नहीं 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 ये मेरा जुरिडिक्शन में आता है, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मेरे जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो भैया जुरिडिक्शन क्लियर करना है, गाइडेंस देनी है ना, दोनों डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को क्या करनी है, गाइडेंस देनी है। तो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, सर्कुलर के थ्रू। फिर दोस्तों क्या होता है कि झगड़े होते ही है डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स और असेसी के बीच में। तो बेटा वो झगड़े लेकर हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट बहुत सारे क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं, और वो जजमेंट भी एक तरीके से लॉ बन जाता है ना, जजमेंट भी एक तरीके से क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। उसको हम कहते हैं केस लॉस, उसे हम क्या कहते हैं, केस लॉस। तो हमें कुछ केस लॉस भी पढ़ने होते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स। केस लॉस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स ज्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे सीए फाइनल में। यहाँ पर रेलेवेंट हमको केस लॉस ही देखने होते हैं। इनकम टैक्स में देखा जाए तो 7-8 लाख केस लॉ है, 7-8 लाख केस लॉस है। सारे केस लॉस तो ऑब्वियसली बात है पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इवन कोई भी हो हिंदुस्तान में, आई अश्योर कि उसको 7-8 लाख केस लॉ पूरे नहीं आते। जब भी अगर इवन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, जैसे हम लोग भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई केस लॉ रेफर करना होता है, हमारे पास बुक्स होती है, वो बुक खोलते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, देखते हैं। बट यस, कुछ सेटल्ड केस लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस जो होते हैं रिलेवेंट सेक्शन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल में जो दिया है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। आइए बात समझ में। तो इनकम टैक्स में क्या क्या देखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर क्या देखना है, इनकम टैक्स रूल्स देखना है, फिर देखना है नोटिफिकेशन, फिर देखना है सर्क्यूलर्स, फिर देखना है केस लॉ। सर इतना ही है क्या, नहीं 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 नहीं, एक चीज और है। आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर इनकम किस रेट से टैक्स होगी ये दिया ही नहीं है। इनकम टैक्स में ये दिया ही नहीं है कि इनकम किस रेट से टैक्स होगी। तो इनकम किस रेट से टैक्स होगी पता है ये कहाँ दिया होता है, ये दिया होता है फाइनेंस एक्ट में। कहाँ दिया होता है, फाइनेंस एक्ट में। तो हमें टैक्स रेट पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट देखना पड़ेगा। उसको हम कहेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी देखना होता है। टैक्स रेट यहाँ गिवन है, इसको है ना प्यार से कॉमन भाषा में बजट कहते हैं। सुना होगा आपने कभी, बजट। अभी भी रिसेंटली 1 तारीख को क्या आया था, बजट आया था, पर आपने सुना ना, उसको बजट कहते हैं। तो बजट में क्या रहती है, टैक्स रेट रहती। अच्छा बजट कब आया, 1 फरवरी 24 को। कब आया, 1 फरवरी 24 को। आपकी एग्जाम कब है, नवंबर 24 में। आपके लिए जो बजट आया वो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं नहीं, आप लोगों के लिए जो ये बजट आया ये एप्लीकेबल। For your exam, what is applicable is Annual Finance Act 2023, जो बजट कब आया था, 1 फरवरी 2023 को। बजट हर साल आता है, इसलिए फाइनेंस एक्ट हर बार क्या होता है, बढ़ता रहता है आगे। तो हमारे लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, 2023। सर हमको पुराना पढ़ा रहे क्या, हमको पुराना पढ़ा रहे क्या, नहीं, इसका लॉजिक अभी आपको देता हूं मैं, 2 मिनट आप रुकिए। कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहा है। ये कोई एंट्रीम बजट है, इस वजह से भी ऐसा नहीं है। हर साल इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है, हर साल इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है कि थोड़ा पुराना हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं, व्हाट इज बजट, है ना। एनी आइडिया, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज बजट, व्हाट हैपेंस इन बजट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बजट। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट वी शुड नो एवरीथिंग। बाकी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा अपने बजट के बारे में। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भैया बजट में हम क्या करते हैं बताते हैं। आप लोग बहुत साइलेंट हो, ऐसा क्यों, कुछ बोलते ही नहीं हो। अभी थोड़े से नए नए हो इसलिए। लेकिन वो उसके पहले वाली क्लास को भी पढ़ाया है तो वो भी नए नए ही थे, लेकिन वो भी बहुत चुलबुले थे, वो मतलब बहुत मस्ती करते थे। आप लोग तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हो यार।
तो डरे डरे क्यों लगते हो मुझे, सही में ऐसा लगता है ऐसा। सो बजट में होता क्या है पता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बजट में दो चीजें होती है। बजट में एक तो अकाउंट्स रखे जाते हैं, अकाउंट्स रखे जाते हैं, और बजट में एक टैक्स रेट्स डिसाइड की जाती है। अभी हाल ही बताया कि टैक्स रेट कहाँ मिलेगी आपको, एनुअल फाइनेंस एक्ट में मिलेगी, बजट में। तो बजट में दो चीजें होती है, एक तो क्या रखे जाते हैं, अकाउंट्स रखे जाते हैं, और एक क्या रखा जाता है, टैक्स रेट्स। अब ध्यान से सुनना। अभी जो बजट आया कब, 1 फरवरी 2024 को, मैं दो बार एक्सप्लेन करूंगा इसको, ध्यान से सुनना। सर क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो, इवन मैंने आपको जो सर्कुलर तक बोला, आपको नोटिफिकेशन बोला, कितने सेक्शंस है, कितने शेड्यूल्स है, कितने प्रोविजो की मैंने आप लोगों से बात करी, इनकम टैक्स रूल्स की मैंने आपसे बात करी, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, ये अकाउंट्स टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ, एक एक चीज मॉड्यूल में दे रखी है। जो भी आपके ऑफिसर्स के नाम लिखा है, या जो भी हमने देखा, वो एक एक चीज आपके कहाँ पर है, मॉड्यूल में। एक भी दिन शुरुआत से मैंने कोई फालतू बात नहीं करी, मैंने आपको वही बताया है जो हमारे मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो ये भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बजट में टैक्स रेट्स कहाँ गिवन होते हैं, ये भी कहाँ गिवन है, मॉड्यूल के बेसिक्स के अंदर आपको अवेलेबल होगा। सो अकाउंट्स जब रखे, जैसे 2024 को बजट आया, तो होता क्या है पता है, जब 2024 को बजट आया ना, तो इसमें अकाउंट्स 3 साल के रखे जाते हैं। कितने साल के अकाउंट्स रखे जाते हैं, 3 साल के अकाउंट्स। अकाउंट्स रखने का मतलब यहाँ बताया जाता है कि देखो भैया, हमने यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ यहाँ पैसा लगाया, इस डिपार्टमेंट से हमारी कमाई हुई, इस डिपार्टमेंट से हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ, सरकार का परफॉर्मेंस कैसा था, उसका अकाउंट्स, उसकी P&L बैलेंस शीट कहाँ रखी जाती है, बजट में, पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो एक्चुअली प्रैक्टिस क्या है हमारे पार्लियामेंट की, कि जैसे 1 फरवरी 24 को बजट आया, जिस साल बजट आया, जिस साल बजट आया, उससे पहले जो साल कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले जो साल कंप्लीट हो चुका है, उसके अकाउंट्स रखे जाते हैं। तो कौन सा साल कंप्लीट हो चुका है, देखो अभी हम कौन सा फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, 23-24 तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अकाउंट्स कब के रखे जाएंगे, 22-23 के। तो जब बजट आया होगा कब, 1 फरवरी 24 का, तो उसमें जो अकाउंट्स कर रखे गए होंगे, वो किसके रखे गए होंगे, 22-23 के अकाउंट्स रखे गए होंगे। ये अकाउंट्स पूरे कंप्लीटेड अकाउंट्स होंगे, क्योंकि पिछले साल के हैं, कंप्लीटेड अकाउंट्स है। और ये अकाउंट कैसे होंगे, ऑडिटेड होंगे। ये अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिटेड होंगे। कौन ऑडिट करता है, हाँ, सीए नहीं, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो ऑडिट कौन करता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक्चुअली में जाके कौन करता है, हम लोग। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनने वो काम किसको दे रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली किसकी, ऑडिट करवाने की, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सीएजी बोलते हैं। आपने पेपर में भी देखा होगा, कैग की रिपोर्ट, है ना। अगर आप पेपर पढ़ते हो कि कैग रिपोर्ट, तो कैग रिपोर्ट मतलब ये होता है कि भैया उनने, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाके ऑडिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। हमारी जो फर्म है, इवन जैसे जिस फर्म में मैं पार्टनर हूँ, तो हम लोगों के पास सीएजी के क्या रहते हैं, ऑडिट्स है। सीएजी के ऑडिट्स बेसिकली बड़ी फर्म्स को मिलते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स का एक्सपीरियंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा एफसीए करके, एसीए होता है, एफसीए होता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भैया इतने एफसीए होने चाहिए, इतने डीसा क्वालिफाइड मेंबर्स होने चाहिए, लाइक डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, ये सारी चीजें होगी। आपका स्कोर इतना होना चाहिए, आपकी फर्म का इतना स्कोर होना चाहिए, आपके फर्म का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतने स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, ये ऑडिट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कैटेगरीज होती है फर्म की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जब भी आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे इंदौर में आप जहाँ पे भी आर्टिकल करेंगे, आईएसओ आर्टिकलशिप लेंगे, आईएसओ, मुझे पता है कि वो कैटेगरी 1 या 2 में ही आने वाली फर्म्स होती है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, उनको शायद कैग के ऑडिट मुश्किल से ही मिले, क्योंकि वो स्कोर क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं कर पाते। ऑडिट कंप्लीटेड होना चाहिए, और ऑडिट कंप्लीटेड अकाउंट्स होते हैं, और क्या मिलता है बेटा, ऑडिटेड होते हैं। फिर देखो कैसे याद रखवा रहा हूं मैं आपको, जब बजट कब आया, 1 फरवरी 24 को, तो उसमें जो अकाउंट्स रखे गए होंगे, जो अकाउंट्स रखे गए होंगे, वो कब के रखे गए होंगे, 22-23 के रखे गए होंगे, जो साल कंप्लीट हो चुका है। फिर सेकेंड अकाउंट्स रखे जाते हैं,
जो साल बजट आया उस साल के। तो बजट कब आया? 23-24 में। तो अकाउंट्स कब के रखे जाएंगे? 23-24 के। अब आप बोलोगे सर 23-24 का तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि बजट तो कब आ गया? 1 फरवरी को। तो अकाउंट्स क्या कंप्लीट होंगे? नहीं, अकाउंट्स क्या होंगे? इनकम्प्लीट। तो सर कितने महीने के अकाउंट्स होते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक। तो मतलब कितने महीने के अकाउंट्स होते हैं? 10। ये अकाउंट्स कैसे होते हैं? एक्चुअल। ये अकाउंट्स कैसे होते हैं दोस्तों? एक्चुअल अकाउंट्स होते हैं, बट ये ऑडिटेड नहीं होते। अभी ऑडिट कैसे होगा? क्योंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। फिर जब बजट आता है तो उसमें अकाउंट्स रखे जाते हैं नेक्स्ट ईयर के। नेक्स्ट ईयर कौन सा? 24-25। और ये अकाउंट्स क्या रखे जाते हैं? फोरकास्ट, फोरकास्टिंग। जब भी इसका नाम क्या है? बजट। अगले साल हमारा खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है, अगले बार हम एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, है ना, हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करेंगे, आर्मी के ऊपर, रेलवे के ऊपर हम कितना खर्च करेंगे, हमारी कमाई कहाँ कहाँ से होगी। तो हम कुछ शेयर्स पीएसयू कंपनीज के क्या कर देंगे? शेयर्स बेच देंगे। जीएसटी से हमारा इतना लाख करोड़ क्या होगा? रेवेन्यू होगा। इनकम टैक्स से इतना लाख करोड़ हमारा क्या आने वाला है? रेवेन्यू आने वाला है। तो भैया समझे आप? तो ये क्या करते हैं? फोरकास्ट। जो हो गया वो तो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट ईयर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बजट। जब इसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा बजट में क्या दो मेन चीजें होती है, तो क्या बोलोगे भैया? सबसे पहले तो क्या रखे जाते हैं? अकाउंट्स रखे जाते हैं। अकाउंट्स किस साल के रखे जाते हैं? जिस साल बजट आता है उससे पहले जो साल कंप्लीट हो गया है उसके। जिस साल बजट आता है उस साल के 10 महीने के अकाउंट्स रखे जाते हैं। और तीसरा, अगले साल के। फिर टैक्स रेट, टैक्स रेट्स भी होते हैं। जो एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है ना, उसके अंदर एक शेड्यूल आता है। क्या आता है? एक शेड्यूल। देखो टैक्स रेट, किस किस रेट से टैक्स लगेगा, मतलब लिस्ट बनानी है कि इंडिविजुअल पे किस रेट से टैक्स लगेगा, कंपनी पे किस रेट से टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पे किस रेट से टैक्स लगेगा, एलएलपी पे किस रेट से टैक्स लगेगा, एचयूएफ पे किस रेट से टैक्स लगेगा, मतलब लिस्टिंग करनी है। मैंने कहा लिस्टिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? शेड्यूल। तो कोई आपसे पूछे कि टैक्स रेट कहाँ गिवन होती है, तो उनको बोलना टैक्स रेट जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है उसमें एक ही शेड्यूल होता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल 1। तो टैक्स रेट कहाँ गिवन होती है? शेड्यूल 1 में गिवन होती है। ओके, आई बात समझ में? एंड एक बात अभी मैं और डिटेल में बता सकता हूं, ऐसा नहीं कि हम और डिटेल में, चलो मैं बता ही देता हूं। शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। क्योंकि यही हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सर हमारे ऊपर पुराना वाला फाइनेंस एक्ट क्यों एप्लीकेबल है, जबकि तो अभी क्या आ चुका है एग्जाम से पहले, तो क्या आ चुका है 2024। उसका रीजन आपको यहां से मिलेगा, देखना। टैक्स रेट कितने पार्ट में दे रखी है? 4 पार्ट में। पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मैं जो भी ये इवन ये पार्ट तक शीट डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? मॉड्यूल में। इट इज देयर इन योर मॉड्यूल। अब देखना इधर, शेड्यूल वन के पार्ट वन में टैक्स ऑफ करंट ईयर होता है। टैक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की टैक्स रेट कहाँ गिवन होती है? पार्ट 1 में गिवन होती है। करंट ईयर में किस रेट से क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। करंट ईयर कौन सा? मतलब जिस साल बजट आया। बजट आया कौन से साल में आया? 23-24 में। तो 23-24 की टैक्स रेट कहाँ गिवन होती है? पार्ट 1 में गिवन होती है। ठीक है। पार्ट 2 में आपने कुछ सुना है टीडीएस करके चीज होती है? टीडीएस। तो रेट ऑफ टीडीएस गिवन होती है। रेट ऑफ टीडीएस गिवन होती है नेक्स्ट ईयर की। कहां गिवन होती है रेट ऑफ टीडीएस? कहां की? नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब क्या? 24-25। 24-25। पार्ट 3 में क्या गिवन होता है पता है? टैक्स रेट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। टीडीएस की रेट नहीं, जो टैक्स रेट्स होती है ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सुनने के लिए रख लो, वो लॉजिक बताने के लिए कि क्यों हमारा 2023 एप्लीकेबल है। पार्ट 3 में क्या गिवन होता है? टैक्स रेट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या? 24-25। अब सुनो, जो बजट 23 में आया होगा उसमें भी तो 24, जो बजट कहाँ पे आया होगा? 1 फरवरी 23 को,
उसके पार्ट 3 में 23-24 की टैक्स रेट दे रखी होगी कि नहीं दे रखी होगी? तो मतलब वो हमारी टैक्स रेट कहाँ आ चुकी है? ऑलरेडी ऑलरेडी जो पुराना बजट था उसके अंदर आ चुकी है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर ऐसे क्यों फोरकास्ट कर देते हैं? क्योंकि देखो बेटा, साल कब से चालू हो जाता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एडवांस टैक्स का। क्या होता है? एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है। तो पहले से ही पता होना चाहिए कि अगले साल जो 23-24 है उसके अंदर टैक्स रेट क्या होनी चाहिए। अब सोचो, 23-24 की टैक्स रेट, 23-24 की टैक्स रेट जो है वो कब पता चले? 23-24 के एंड में। तो सरकार कभी भी क्या नहीं ले पाएगी? एडवांस टैक्स नहीं ले पाएगी। इसलिए सरकार पहले से ही क्या कर देती है? इन्फॉर्म कर देती है। इसलिए हमारे लिए जो बजट एप्लीकेबल है वो कहा, कौन सा एप्लीकेबल है? नेक्स्ट ईयर का। आप बोलोगे सर 23-24 की टैक्स रेट तो आपने यहां लिखवाई थी। जब बजट आया होगा ना, कौन सा? फरवरी 23 का, तो वहां पर फरवरी 23 के पार्ट 3 में लिखा होगा टैक्स रेट ऑफ नेक्स्ट ईयर। टैक्स रेट ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब क्या? 23-24। और वो फोरकास्टेड थी। वो क्या थी? फोरका। और जब इस साल बजट आया तो उस फोरकास्टेड को एक्चुअल में क्या कर लिया गया? कन्वर्ट कर लिया गया। तो मतलब हमको टैक्स रेट दो जगह मिल जाती है। एक तो कब मिल जाती है? एक तो पिछले साल के क्या मिल जाती है? बजट में। और एक मिल जाती है जब बजट आता है करंट ईयर का, उसमें। तो सर क्या दोनों टाइम पीरियड के बीच में कोई चेंज होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जनरली मैंने नहीं देखा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जो वो फोरकास्ट करते हैं एज इट इज उसको एक्चुअली में क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। चेंज हो सकता है क्या? देखो, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है कि क्या हुआ हो, चेंजेस हुए हो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? है ना? तो शेड्यूल में कितने पार्ट होते हैं बेटा? शेड्यूल में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पार्ट 1 में क्या होता है? जिस साल बजट आता है उस साल की एक्चुअल टैक्स रेट, उस साल की टैक्स रेट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? अगले साल की टीडीएस रेट। और थर्ड पार्ट में क्या होता है? अगले साल की टैक्स रेट जिससे एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज है। इस साल जो बजट आया इसमें जो पार्ट 3 में रेट दे रखी वो कब की दे रखी? 24-25 की। और जो पिछले साल बजट आया था उसमें पार्ट 3 में किसकी रेट दे रखी थी? 23-24 की। और वो 23-24 की इस साल एज इट इज बिना किसी चेंजेस के क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। इस साल जो बजट है, उन्होंने बोला हमने जो सोचा था वैसा ही हमारा काम उससे ही चल जाएगा। ये साल है ना, चुनाव वाला साल है। तो ये साल जो बजट आया है ना, ये एक्चुअल बजट नहीं है। जो 1 फरवरी को बजट आया ना, वो एक्चुअल बजट नहीं है, वो एंट्रीम बजट है। वो कौन सा बजट है? जब ये सरकार इलेक्ट होके वापस आ जाएगी ना, तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा? एक्चुअल मतलब वो एक्चुअल बजट फिर से क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस करेगी, आने के चांसेस वैसे तो कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी आती है तो वो क्या करेंगे? नया बजट बनाएंगे। ठीक है? ओके, आ जाए यहाँ पे। यहाँ तक एक बार पहुंचते हैं बेटा, यहाँ तक पहुंच जाते हैं फटाफट से। इनकम टैक्स एक्ट 1961, 298 सेक्शन, 23 चैप्टर, 14 शेड्यूल्स, और देर आर सम एक्सेप्शंस। इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशंस कम्युनिकेट करने के लिए, सर्कुलर्स गाइडेंस देने के लिए, एंड केस लॉज आर देयर, एंड एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट में दो चीजें होती है, अकाउंट्स और टैक्स रेट। अकाउंट्स क्या होते हैं? 3 अकाउंट। जिस साल बजट आया उससे पहले जो साल कंप्लीट हो गया है उस साल के अकाउंट्स, और जिस साल बजट आया उस साल के 10 महीने के अकाउंट्स, और जो अगला साल है उसके फोरकास्टेड अकाउंट्स। एंड टैक्स रेट शेड्यूल 1 में गिवन होती है। शेड्यूल 1 में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पार्ट 1 में करंट ईयर की टैक्स रेट, पार्ट 2 में अगले साल की टीडीएस, पार्ट 3 में अगले साल की टैक्स रेट्स, और पार्ट 4 बताया नहीं। एक पार्ट 4 में ना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, आपने सुना है? गलत सुना है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है, एक अलग तरीके से। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ रूल्स कहाँ दे रखे होते हैं? पार्ट 4 में गिवन होते हैं। इसके रूल्स कहाँ गिवन होते हैं? पार्ट 4 में। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्रीम एंड एक्चुअल? एंट्रीम बजट क्या है? ये भी चुनावी साल है। अब ये सरकार सीतारमण जी कुछ घोषणा करते, पता चला अगली बार बीजेपी सरकार ही नहीं आई, तो फिर वो चुनाव वो बजट क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उसको एंट्रीम बोलते हैं, उसको एंट्रीम बोलते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जो एंट्री में वही फाइनली होगा, बट फिर भी अपन फॉर द सेफर साइड। वैसे तो अपन वर्ल्ड कप भी जीतने ही वाले थे ऐसे। हाँ, आखिरी तक यही लग रहा था कि भैया एक भी नहीं आ रहे, अब तो ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, लेकिन मेरे को लग गया था।
मतलब ये एक मैच पहले हार जाते ना तो शायद वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाते हैं। हाँ यार एंड टाइम पे हारे। उस दिन मैंने पैसे भी ऑस्ट्रेलिया पे लगाए थे। हाँ अकाउंट्स वाला नोट करना है, मैंने लगा कि यार इंडिया जीतेगी तो चलो उसमें खुश हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जीती तो कम से कम पैसे कमाए उसमें खुश हो जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली खुश रहना है। सर ये हर बार आता है क्या? हर बार बेटा, हर साल आता है। हर साल इन ऐसी ही मस्ती करते हैं। हर साल ऐसे ही बजट लाते हैं बेटा ये। पहले तो रेलवे का बजट भी अलग से आता था, अब तो पता नहीं। बढ़िया चल रही रेलवे। प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज होगा क्या? नहीं देखो यार, ये तो वो तो प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन पसंद है वो देखो, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं मिनिस्टर को रखेगा ना जिनको वो पसंद करता है। वो तो वही हो गया, आपकी कंपनी है तो हो सकता है कि आप कुछ कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लो, और हो सकता है कि कुछ को ना करो, और किसी और को तो वो कुछ और कर ले। ऐसा है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करना है क्या? ओके। सो ये था पूरा बेसिक। अब चालू करते हैं ग्रंथ। हेडिंग डाल दीजिए इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमें पढ़ना है। ऐसे इनकम टैक्स की हिस्ट्री विस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है, सबको पता ही है ना। मॉड्यूल में भी नहीं है तो वो चीज को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में बोला द नेम ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 1 ने बोला द एक्ट will be called as Income Tax Act 1961. The act will be called as Income Tax Act 1961. दी नोट्स, मैं नोट्स पे ऐसे रीड भी कर सकता हूँ कि भैया आपको बस नोट्स पे ऐसे लाइन करवा दिया, बट उससे क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहेगा। आप साथ में नोट डाउन करेंगे लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी एक बार लिखने से माइंड में बैठ जाती है, इस वजह से हम क्लास के नोट्स मेंटेन करेंगे। द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, तो इट बिकेम एप्लीकेबल it became applicable from 1 अप्रैल 1962। ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 62 से। तो सर इसको 1961 क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास कब हुआ था? 1961 में। और टैक्स कब से लगना चालू हुआ था? 1962 से। थर्ड वन, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल है। ला रहे थे बेटा, ला रहे थे, मतलब नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली एक ना, ऐसा जब मैं पढ़ता था तब है ना, ये डायरेक्ट टैक्स कोड करके नई चीज लाने वाले थे, लेकिन इनने बोला कि यार कहाँ इनकम टैक्स पे मस्ती करेंगे, जीएसटी नया ले आते हैं। तो ये कहाँ लिया है? जीएसटी नया लिया है। तो फिर इनकम टैक्स से इनका ध्यान क्या हो गया? हट गया। भाई क्यों ना मेहनत करवा रहा है फिर से यार, चलने देना इनकम टैक्स को, वही है ना। और हो सकता है कि मोदी जी अभी आखिरी के 5 सालों में जाते जाते कुछ कांड करके चले जाए, तो अलग बात है। अभी बीच में तो ये था कि इनकम टैक्स हटा ही रहे थे, बीच में ये था कि इनकम टैक्स हटा ही रहे थे।
इसलिए मैं जाता तो वो सब्जेक्ट ही हटा देते। जैसे आईसीआई ने क्या करा, ईआईएस हटा दिया, मतलब कि यहाँ इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स नहीं हटाते, बट एक्चुअली क्या है, ये एक नया टैक्स लाने वाले थे, बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स। कभी सुना होगा आपने? बैंक ट्रांजेक्शन नहीं सुना, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ये 5 साल में कुछ कर पाएंगे। अगर कर पाए तो फिर एक मेजर चेंज होगा इनकम टैक्स। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनकम टैक्स से सरकार का फायदा हो ही नहीं रहा है। आप मुझे बताओ, आज एक एक ऑफिसर को बिठा के रखा है और एक एक ऑफिसर को सैलरी देनी पड़ रही है, इतना कलेक्शन में कॉस्ट जा रही है और रेवेन्यू कितना कम, मैं तो बोला नुकसान में चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस साल कुछ चेंज हो जाए या 2 साल में चेंज हो गया तो नहीं पता, लेकिन जनरली नुकसान में ही चल रहा है। आप सोचो मोदी जी ने क्या गेम खेला। मोदी जी ने करा डिजिटलाइजेशन और बोल दिया कि भैया नोटबंदी वगैरह कर दी, और हो सकता है फ्यूचर में कभी भी क्या कर दे, फिर से नोटबंदी कर दे, तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा बैंक में रखने लग गए, है ना। लोग डरने लगे कि भैया कैश रख के रखना है, रिस्की, कल से कभी भी क्या हो सकता है, बोल देंगे कि भैया बंद, सुबह उठ के खत्म। तो फिर अब, हाँ वही, वो बोल सकते हैं ना। मोदी जी ने क्या करा, डिजिटलाइजेशन करा, सब लोगों के अकाउंट खुलवाए, सबके पैसे कहाँ आने लगे, बैंक में आने लगे। और वो बोल रहे हैं कि भैया हम बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा सकते थे, मतलब बैंक में पैसे जमा करने पे निकालने पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो कंप्लायंस कितनी कम हो गई, क्योंकि बैंक्स में आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका रिकॉर्ड तो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी सही, और इतने ऑफिसर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक के सॉफ्टवेयर ही क्या कर लेंगे, सारा काम कर देंगे। तो मतलब ये गेम हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे जो सोच लग रही थी उनकी, वो सोच मैंने आपसे शेयर करी कि ऐसा हो सकता है। 5 साल में, आने वाले 5 साल में अगर ड्रास्टिक चेंज कर दे तो ये एक चेंज रहेगा। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया बेटा, होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में एप्लीकेबल है, पूरे भारत में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल था। जम्मू कश्मीर अपना पार्ट है, अपना पार्ट रहेगा। और तब मतलब थोड़ा सा वहां पे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था वो, 372, 377, 370, हाँ ठीक है, आर्टिकल क्या था, 370 वहां एप्लीकेबल था ना, तब भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल था, तब भी इनकम टैक्स वहां पे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर पे कुछ अ, देखो इनडायरेक्ट टैक्स की तो अलग बनाओ बेटा, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग बनाओ, तो नोटबुक इसकी अलग बनाना। तो आपने सुना होगा कि वहां उनके अपने लॉ हुआ करते थे, तब हुआ करते होंगे, लेकिन इनकम टैक्स तो उनके ऊपर तब से एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, सिक्किम विक्किम, सब। देखो सीए फील्ड, मैं आपको बोलता हूँ, ये सीए फील्ड में आप आए हो ना, एक बात याद रखना कि आप टेक्नोलॉजी को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। टेक्नोलॉजी में जितने एडवांसमेंट है ना, वो सीखते जाना, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है अपनी जॉब में, बहुत बड़ा खतरा। क्योंकि आप सोचो, जितनी अच्छी एडवाइस, ठीक है अपन तो दे सकते हैं, लेकिन एआई अगर आ गया ना, उसको इनकम टैक्स याद करने में क्या करना है, इनकम टैक्स का उसको यहाँ यूं करा उसने, इनकम टैक्स एक्ट उसके पूरे माइंड में घुस गया, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो खुद लगा लेगा जितना अपन सोच भी नहीं सकते। तो मतलब एआई अपने लिए बहुत बड़ा खतरा है, एआई किसी भी लॉ फील्ड वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लॉ लॉ का क्या है, जो लॉ लिखा है उसको इंटरप्रीट करना है, इंटरप्रीट करने के लिए क्या है, उसको लॉ दिमाग में डालना है, और एआई को दिमाग में डालने में कितना टाइम लगेगा भैया, इनकम टैक्स को 1 सेकंड में कॉपी पेस्ट मारा, इनकम टैक्स उसके दिमाग में। खतरा, इवन डॉक्टर्स तक को खतरा है एआई से यार। ऑपरेशंस कौन करेंगे, एआई करेंगे इन फ्यूचर, सारी फील्ड में खतरा है। टेक्नोलॉजी का साथ कभी मत छोड़ियो, और एआई, एआई जितना, एआई से आप कितना काम, ऐसा भी तो नहीं होगा कि सीधा बस अब एआई आ ही गया। कम से कम आने वाले 10-15 साल तो क्या होंगे, लगेंगे। लेकिन 10-15 साल तक आप एआई से कैसे काम निकलवा सकते हो, एआई के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, आप क्या वैल्यू एड ऑन कर सकते हो, इस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन ये होता है कि जब सीए कर रहे हो ना, तो मेहनत इतनी करो कि एक बार में सीए हो जाए। क्या यहाँ लटके रहोगे तो कुछ और कर नहीं पाओगे। एंड यहाँ क्या है कि बीकॉम 3 साल है ना, 3 साल, 3 साल में सीए खत्म, 3 साल का बीकॉम, 3 साल में सीए खत्म, तो कुछ और भी कर सकते हैं, आपको कुछ और नॉलेज लेना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, वो कर सकते हो। यहीं पे 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, वहीं परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं, बीकॉम के साथ खत्म करने की कोशिश कीजिए, ये मेरा सजेशन होता है। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शन नंबर 1, वी हैव डन विद द सेक्शन नंबर 1। इसमें क्या है बेटा, इसके बाद ध्यान से सुनना, अभी रुको, कुछ लिखना नहीं।
सेक्शन नंबर 2 जो होता है ना, सेक्शन नंबर 2, ये डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है? यहाँ पे डेफिनेशंस गिवन होती है। यहाँ पर क्या गिवन होती है? है ना, वो पर्सन का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन है। तो भाई सेक्शन 2 तो ऐसा पढ़ ही नहीं सकते अपन, कैसे पढ़ेंगे? हर एक की डेफिनेशन जब जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन को क्या करेंगे? रेफर करेंगे। ठीक है। सेक्शन 3 भी किसका सेक्शन है? डेफिनेशन का। सेक्शन 3 भी किसका है? डेफिनेशन। अच्छा, आप अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो क्या? कंपनीज एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होता है? हाँ, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, वो कहाँ गिवन है? सेक्शन याद है क्या? हाँ, मतलब किसी भी एक्ट को उठा के देखोगे ना तो डेफिनेशन वाला सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? सेक्शन 2 ही होता है। और इनकम टैक्स थोड़ा स्पेशल है, तो इसके अंदर सेक्शन 3 भी किसका सेक्शन है? डेफिनेशन का। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहां पर एक वर्ड आया इंडिया। ये इंडिया का मतलब क्या? इंडिया का मतलब भारत। भारत का मतलब क्या? सी, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही उठ पटांग जवाब देते हैं। तो होता ये है कि इनकम टैक्स वालों को मालूम था। कोई बोलेगा मैं तो समुद्र में जाके बोट में ना यॉच में मस्त रह रहा हूँ, मैं तो इंडिया में हुई नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं? क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया से कमाने पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। अब जाके समुद्र में रह रहे हो, एयर होस्टेस बोलेगी मैं तो इंडिया में कहाँ रहती हूँ, मैं तो देख लो मैक्सिमम टाइम तो हवा में रहती हूँ, मैं तो टैक्स दूंगी ही नहीं। कुछ माइंस में काम करने वाले लोग क्या बोलेंगे? हम तो गड्ढा खोद के अंदर रहते हैं, आप देख लो 365 में से तो हम 300 दिन तो गड्ढे में थे, आप बताओ हमको टैक्स क्यों देना है, हम तो इंडिया में थे ही नहीं। कौन बोलता है कि वो नीचे, वो तो पाताल लोक है, वो कहाँ इंडिया है? तो भैया इंडिया को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। मैंने कहा जब भी हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सेक्शन के पास जाएंगे। इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 25A। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने एक सब सेक्शन नहीं कहा, आपने तो क्या कह दिया? सेक्शन 2 क्लॉज 25A। ऐसा क्यों? ये तो हम सब सेक्शन पढ़ते हुए आए हैं। सी, सब सेक्शन तब पढ़ना है जब मेन सेक्शन से क्या होता है? उसका रेफरेंस होता है। लेकिन जब सारी चीजें आपस में अलग हो, उसका मेन सेक्शन से कोई रेफरेंस नहीं हो, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? क्लॉज पढ़ते हैं। इसलिए हम कहेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 20। डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन आपस में अलग है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो सबसेक्शन नहीं कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। तो इनकम टैक्स में जहां जहां क्लॉसेस बोलना है, देखो बोलने की बात है, ठीक है, वहां तो लिख के आना है, कौन सा वहां पर आप वो प्रोनाउंस करोगे किसी के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ज्ञान की बात थी, ये मैंने बताया। ऐसा कहाँ कहाँ होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 10 है वो। तो मैं इंडिया का मतलब बताता हूँ बेटा। इंडिया का मतलब ये इंडिया, ये इंडिया का नक्शा है बेटा। तो ये जो है ना, ये अरे अच्छा नहीं दिया, थोड़ा दूसरा ही। हाँ, मैं काम करता हूँ ना, इंडिया का मैप ही निकाल लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अपने देश का नक्शा ये रहा बेटा। ये जो अपना देश है ना, ये ये जो सरजमीन है बेटा, ये सरजमी, ये जमीन, ये जमीन, ये इंडिया है। ये जो सरजमी है ना, सरजमी, ये इंडिया, इसको कहते हैं लैंड मासेस ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 2 क्लॉज 25A ने इंडिया का मतलब क्या बताया पता है? इंडिया मीन्स लैंड मासेस ऑफ इंडिया, ना, लैंड मासेस ऑफ इंडिया। जो सरजमी है वो तो इंडिया है ही सही, द लैंड मासेस ऑफ इंडिया। ठीक है। इस जमीन के इस जमीन के ऊपर भी इंडिया, और इस जमीन के नीचे भी इंडिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है एरिया अबव और बिलो। कितनी प्यारी डेफिनेशन दी। क्या बोला उनने? उन्होंने बोला जो सरजमी वो इंडिया, और जमीन के ऊपर भी इंडिया, और जमीन के नीचे भी इंडिया।
ठीक है सब। आप तो बोल रहे हो कि जमीन इंडिया है। कुछ लोग क्या है मालूम है, कुछ लोग ये समझते हैं कि इंडियन ओशन पूरा इंडिया है ना। इसका नाम इंडियन ओशन है बट इंडियन ओशन इज नॉट इंडिया, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये जो जमीन है, जमीन, ये जमीन, ये जमीन से, ये जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स, जमीन से कितने माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स को टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भारत के वाटर्स, ये टेरिटोरियल वाटर, पूरा वाटर अपना नहीं होता है। जो भी कोस्ट लाइन, जैसे यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, ये क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मतलब होता है लैंड मासेस ऑफ इंडिया, एरिया अबाव लैंड एंड बिलो लैंड मासेस, फिर नेक्स्ट है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। हाँ वो लिखी ना, तू स्पेलिंग नहीं देख रहा है क्या? वो देख कितनी शानदार स्पेलिंग लिखी है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो ये टेरिटोरियल वाटर्स कितने होते हैं? 12 नॉटिकल माइल। मेरे को जब भी स्पेलिंग नहीं आती ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर्सिव मार देता हूँ। हमेशा आदत है, एग्जाम में भी ऐसे ही करता था। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सुनना, अच्छा नॉटिकल माइल्स मतलब सर कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है। पानी के ऊपर भी इंडिया और पानी के नीचे भी इंडिया। तो पॉइंट नंबर डी, एरिया अबव और बिलो टेरिटोरियल वाटर, एरिया अबव और बिलो टेरिटोरियल वाटर। ऑनलाइन वालों हेल्प कर दिया करो यार, इतनी देर में टेरिटोरी की स्पेलिंग लिख दिया करो देख के ऑनलाइन यार। अब एग्जाम दिए बहुत टाइम हो गया ना, तो अब एकदम से ऐसी स्पेलिंग्स याद नहीं आती कभी कभी। ठीक है। इंडिया का मतलब क्या हो गया? लैंड मासेस ऑफ इंडिया, और एरिया अबाव और बिलो दी लैंड मासेस। अब लैंड मासेस मतलब क्या है ना, लैंड मासेस मतलब क्या, मतलब लैंड मासेस, ठीक है, जो इंडिया के लैंड, इंडिया की जमीन है। आप बोलोगे सर क्या पीओके भी अपना है? वो तो अपना ही है, ठीक है। अब आप देखोगे मैप में तो अपने ही पीओके दिख रहा है। अब वो मतलब फिर भी अभी क्या है, डिस्प्यूटेड मैटर है, वो एक बात क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनना। तो अब कुछ लोग क्या बोलेंगे मालूम है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर है ना यहाँ से 12 नॉटिकल माइल देखेंगे ना, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, तो श्रीलंका भी अपना ही आ जाएगा। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। बोले श्रीलंका भी अपना नहीं, वो अपना नहीं है ना। वो क्या है, वो इंटरनेशनल मैटर्स है। तो भैया वो 12 नॉटिकल माइल से श्रीलंका अपना आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम श्रीलंका अपना ले लो, ठीक है। श्रीलंका अपना नहीं रहेगा, श्रीलंका उनका रहेगा। नहीं पानी, हाँ नहीं, पानी से अगर 12 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया देखेंगे ना, तो 12 नॉटिकल माइल तो श्रीलंका आ ही जाएगा। वो राम सेतु जो है, अब बोलते हैं वो कितने किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं है, आप उसको इंडिया नहीं मान सकते। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद ये ना, कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तो इंडिया होता है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसके बाद मतलब एक्चुअली इसके बाद तो 188 हो जाएगा। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 188। मतलब कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, कुछ पैचेस होते हैं, कुछ जगह होती है, कुछ जगह। 12 नॉटिकल माइल्स तो पूरा इंडिया है, लेकिन इसके आगे कुछ जगह होती है, कुछ जगह होती है। वो जगह को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहते हैं?
जैसे ये रिलायंस पेट्रोल क्या कर रहा है, वहां जाकर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर रिलायंस ने अपना जहाज भेजा, यहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के ऐसे पेट्रोल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि ये जो गड्ढा है, गड्ढे का मतलब हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बस वही पोर्शन क्या रहेगा, इंडिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंडिया है। तो कोई बोलेगा मैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काम करता हूं, मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, तू कहां पर है, इंडिया में है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी क्या रहेगा, इंडिया। नहीं, से स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बोल रहा हूं, वो सेज नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी इंडिया। और दोस्तों इसके ऊपर भी इंडिया और इसके नीचे भी इंडिया। एरिया अबव और बिलो EEZ, एरिया अबव और बिलो EEZ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पर अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पर अपने अपन ने ढूंढ लिया यहाँ तेल है, हो सकता है यहाँ पाकिस्तान वालों ने ढूंढ लिया कि यहाँ पर क्या है, तेल है, तो हो सकता है कि अपने तेल के पास में उनका तेल हो, तो उनका तेल, उनका तेल, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ आएगा, पाकिस्तान में, बस यही वाला पोर्शन कहाँ रहेगा, इंडिया में। क्या हो गया, अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो है ना ये 200 नॉटिकल माइल से भी आगे जाके रहता हूँ, 200 नॉटिकल माइल से भी आगे जाके रहता हूँ, टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इंडिया में हूं ही नहीं। यस, यू कैन लिव हियर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज IW, इंटरनेशनल वाटर्स। इसको क्या हो गया, अरे सिरी प्लीज यार डोंट डिस्टर्ब। IW मतलब क्या, इंटरनेशनल वाटर्स, यहाँ जाके रहो बेटा, आराम से रहो, बढ़िया समुद्र की लहरें आपको इधर उधर फेंकेगी, वहां पे बीच में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस भी आपको वहां पर मिल सकते हैं, बीच में यहाँ से चाइना की सबमरीन ऊपर से झाकेगी आपको, उधर से US वाले की सबमरीन झाकेगी, फिर दोनों में झगड़ा होगा तो आपके ऊपर भी बम गिर सकता है, मतलब इट इज वेरी रिस्की प्लेस, इंटरनेशनल वाटर्स में रहना इज नॉट दैट इजी, बट यू कैन लीव, यू आर नॉट इन इंडिया, देन इफ यू आर नॉट इन इंडिया इट्स ओके। आप बोलोगे कि एक्चुअली क्या होता है, हम बाद में एक चीज पढ़ेंगे कि इंडिया में, इंडिया का रेसिडेंट किसे कहते हैं, तो भैया कोई बोलेगा मैं तो इंटरनेशनल वाटर्स पे रहता हूँ, आई एम नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यस यू कैन लिव देयर, यू विल नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द प्रॉब्लम विल बी दैट कि लिविंग देयर इज नॉट दैट इजी, ओके। तो मैंने आपको आज कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने बस आपको ऐसे ही बताया कि भैया कुछ बजट होता है ना, कोई नोटिफिकेशन होता है ना, कुछ सर्कुलर होता है ना, कोई रूल्स होते हैं ना, ये होता है ना, वो होता है ना, सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 क्लॉज 25A। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।